Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 19 SSP Allahabad board, and it was about center-state relation. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate, and with the static topics that comes in most of the SSP and AFSP. So let's get started with our topic. देखो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है हमारे कंट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने इंडिया का फेडरल सिस्टम समझना है, जो कि बैलेंस करते हैं पावर को यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, जिससे गवर्न होती है हमारी डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री। ये रिलेशन इम्पैक्ट करते हैं ऑफ कोर्स गवर्नेंस को, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, और इनको रेगुलेट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से या फिर के द्वारा। अभी देखो सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज इवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। सी जो आइडिया है ना फेडरलिज्म का हमारे कंट्री में, वो इनिशियली फॉर्मुलेट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, बट इसमें अलाउड था कि हम जो है ओवरराइड कर सकते थे पावर्स को फॉर द वाइसरॉय। ये स्ट्रक्चर ले डाउन करता था फाउंडेशन फॉर इंडियाज फ्यूचर फेडरल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जिसने एंश्रीन किया क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, जहां पे पावर्स को डिवाइड किया गया है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में विद अ स्लाइट टिल्ट टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर सो दैट यूनिटी बनाई जाए। उसके बाद इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है क्वासी फेडरल या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, जो प्रोवाइड करता है एक यूनिक बैलेंस ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी गवर्नमेंट्स के बीच में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड चीज जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 245 से लेके 263 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन के लिए। 7th शेड्यूल जो कैटेगराइज करता है इन पावर्स को एंड सब्जेक्ट्स को। हमारे पास यूनियन लिस्ट है जिसमें 97 आइटम्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे डिफेंस हो गया आपका, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी। दीज आर एक्सक्लूसिवली अंडर पार्लियामेंट ज्यूरिडिक्शन। स्टेट लिस्ट जिसमें आपके 66 आइटम्स हैं, जिसमें पुलिस आ गया, पब्लिक हेल्थ आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। दे आर अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 47 सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन, मैरिज। दीज आर द एरियाज जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकती है विद यूनियन लॉ प्रिवेलिंग इन केस ऑफ इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वी हैव रेजिडरी पावर। ये सारे मैटर्स को जो है कवर नहीं किया गया किसी भी लिस्ट में, और ये यूनियन के अथॉरिटी में फॉल करते हैं, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी हमने अलाउ की गई है फॉर एमर्जिंग सब्जेक्ट्स लाइक साइबर सिक्योरिटी, राइट। अभी देखो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 वो हैं सब डिवीजन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अगर मैं आपको लेजिस्लेटिव की बात करूँ, उसमें आपके प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट आते हैं, पार्लियामेंट में राज्यसभा एंड लोकसभा आते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन के अगर हम देखें, उसमें आपके काफ़ी सारे टाइप्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के। सबसे पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन जो आर्टिकल 45 से 55 के बीच में कवर होता है, जिसमें डिवीजन है लेजिस्लेटिव पावर्स का। पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, और वाइल बोथ दोनों जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। प्राइमेसी जो है पार्लियामेंट लॉ की। देखो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ प्रिवेल करती है और वो एक यूनिफॉर्मिटी अलाउ करती है इन द एरियाज क्रिटिकल टू नेशनल इंटरेस्ट। Emergency provisions are also there which is under the article 357। अगर एक कोई स्टेट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेंटर इम्पोज कर सकती है प्रेसिडेंट रूल और टेम्परेली वो सस्पेंड करेगी स्टेट लेजिस्लेशन पावर को। सेंट्रल के इंटरवेंशन की वजह से हम मेंटेन कर पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लायंस को, राइट। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो आर्टिकल 256 से 263 में कवर होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में यूनियन जो है वो डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है जो इंश्योर करती है कि स्टेट एडहेयर करे नेशनल पॉलिसीज के मैटर्स पे, जैसे नेशनल डिफेंस और रेलवे। सेकेंड इज ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IFS। दीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन बट ये सर्व करती है स्टेट में, जिससे एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की जाए और नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया जाए।
कॉपरेशन इन यूनियन लॉ इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर पे है, बट ये अडेप्ट कर सकती है पॉलिसीज फॉर लोकल रेलेवेंस। देन वी हैव इंटर स्टेट काउंसिल जो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर आर्टिकल 263, और इसमें इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो रिजॉल्व करती है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एंड ये प्रमोट करेगी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को स्टेट के अमंग, राइट। अभी देखो हमारा जो है डायरेक्टिव वो भी है, DPSP भी है, राइट, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है प्लानिंग कमीशन का अंडर आर्टिकल 38, मिनिमम वेजेस है, राइट, और मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं, और इसी में 73 और 74 की अमेंडमेंट जो ग्रांट की गई है पंचायत राज को वो भी है, राइट। देखो फाइनेंशियल रिलेशन आते हैं आर्टिकल 268 से 293 के बीच में, जिसमें टैक्सेशन एंड रेवेन्यू शेयरिंग आता है, और फाइनेंस कमीशन आता है, ग्रांट इन एड और गुड्स एंड सर्विसेज भी आता है, राइट। अभी अगर आप देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं और उसके कुछ कंटेम्पररी फीचर्स एंड मैकेनिज्म क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। अभी देखो नीति आयोग जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को 2015 में, नीति आयोग प्रमोट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो सर्व करती है एज अ फोरम फॉर सेंटर एंड स्टेट्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज लोकल नीड्स के बेसिस पे। देन वी हैव जोनल काउंसिल जिसको एस्टैब्लिश किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा, और ये काउंसिल प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट्स इन ईच जोन सो दैट हम डिस्कस और रिजॉल्व कर सके इश्यूज जो स्पेसिफिक है रीजन से, सच एज रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। देन वी हैव GST काउंसिल, एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है फिस्कल फेडरलिज्म का, जो ये बॉडी है वो अलाउ करती है यूनियन एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को कि वो कलेक्टिवली डिसाइड कर सके GST के रेट पे और एग्जाम्पशंस पे, जो प्रमोट करेगी कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग किसमें, रेवेन्यू के पॉलिसी में। अभी आप देखो जोनल काउंसिल में कितने सारे जोन्स हैं। वी हैव नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सर्दर्न जोनल काउंसिल। उसके मेंबर स्टेट्स आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न में हमारी ये सारी स्टेट्स आती हैं, सेंट्रल में हमारी ये सब स्टेट्स आती हैं, ईस्टर्न में दीज स्टेट्स कम्स, वेस्टर्न में आपकी ये स्टेट्स आती हैं, और सर्दर्न जोनल में ये आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट चैलेंज एंड इश्यूज की बात कर लेते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। देखो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड पार्टीशन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही है सेंटर पे और स्टेट्स पे, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं जिसकी वजह से टेंशंस आती है और जो पॉलिसी इश्यूज को इम्पैक्ट करती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। रिसोर्स एलोकेशन में भी देखो कई बार प्रॉब्लम आती है, स्टेट कई बार क्लेम करती है कि उनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जिसमें फेवर किया जाता है वेल्दियर को और मोर डेवलप्ड स्टेट्स को ओवर अदर। फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, काफी सारी स्टेट्स स्पेशली दोस्त जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है सेंटर पे, और ये रिलायंस क्रिएट करती है एक इम्बैलेंस एंड रिस्ट्रिक्ट करती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को। देन वी हैव इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन, कुछ ऐसे प्रोविजंस है कॉन्करेंट लिस्ट जुरिडिक्शन में और इमरजेंसी के पावर्स में जिनको एनक्रोचमेंट देखा जाता है स्टेट ऑटोनॉमी पे। फॉर इंस्टांसेस रिपीटेड इन्वोकेशन की बात की गई है आर्टिकल 356 की पॉलिटिकल पर्पस के लिए, जो क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ violating federal principle. Sometimes what happens, federalism versus national integration is there. एक struggle देखने को मिलता है स्टेट की ऑटोनॉमी में और नेशनल इंटीग्रेशन में, जो कंसर्न्स राइज करता है कि इंडिया फेडरलिज्म है भी, कि मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है भी कि नहीं, रेदर देन बैलेंस और इक्वल फेडरेशन, राइट। रिफॉर्म्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। ग्रेटर फिस्कल डिवोल्यूशन, देखो 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि रेवेन्यू के शेयर को स्टेट के लिए बढ़ा देने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए विद ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी। डिजिटल फेडरलिज्म, नेशनल इनिशिएटिव लिए गए हैं डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, जो स्टेट को अडाप्ट करने में और कॉपरेशन को फोस्टर करने में अलाउ करते हैं उनकी नीड्स को एड्रेस करके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है DBT एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक PM किसान एंड मनरेगा, वो इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, जो एनहांस करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन फंड एलोकेशन एंड एनकरेज करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस को। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये स्कीम एनहांस करेगी फेडरल कॉर्पोरेशन को, एनहांस करती है फेडरल कॉर्पोरेशन को बाय एनेबलिंग द पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स अक्रॉस स्टेट, जिसमें हम इंटरनल माइग्रेशन एंड लेबर मोबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस करेंगे। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो रिफॉर्म लाने की जरूरत है फिस्कल फेडरलेशन में। वी नीड टू एनहांस रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, और जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है क्लैरिफिकेशन के लिए। और इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर काफी यूनिक है
और विद इट्स बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी, जो कि एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। इंडिया जैसे जैसे नए चैलेंजेस को फेस करती है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्लाइमेट चेंज और रीजनल डिस्पैरिटीज, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जैसे ये फॉर्म्स है ना, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, डिजिटल, ये एक बहुत अच्छा रास्ता देते हैं स्टेट स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.